हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक नंबर 4 जो कि है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग साथ में एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे। जैसे हमने एक ही वीडियो में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड पढ़ा था, ये उतना ज़्यादा लेंदी नहीं होगा जितना ऊपर के हमारे ये 3 टॉपिक्स थे। तो चैनल पर अगर आप नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, अब इतना भी क्या लेट करना। और फटाफट शुरू करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स को। इन नोट्स को आप हमारे ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो फटाफट इसको शुरू करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हिंदी में हम लोग लचीलापन बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू परफॉर्म एक्शंस थ्रू अ रेंज ऑफ मूवमेंट्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली क्या है, हम इसको अपने जॉइंट से पता लगा सकते हैं कि कितना अच्छा रेंज ऑफ मूवमेंट हमारे जॉइंट्स का है, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट हो जाएगी। नेसेसरी फॉर एवरी एक्टिविटी विद ईज, ताकि हम आराम से हर एक्टिविटी को कर पाए। कैसे ये इफेक्ट होती है? तो मसल की लेंथ से ये इफेक्ट होती है, जॉइंट के स्ट्रक्चर से ये इफेक्ट होती है, लिगामेंट्स और टेंडेंस। लिगामेंट्स हमने बात करी थी। लिगामेंट्स क्या होते हैं? वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। और टेंडेंस क्या होते हैं? वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को एक मसल से जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये और साथ में एज। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है। फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीजेज विद एज। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो हमारी कम होने लगती है, क्योंकि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं और जो उसके कार्टिलेजेस होते हैं वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाते हैं। जॉइंट्स गायब नहीं होते हैं, जो कार्टिलेजेस होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको देख सकते हो किस तरीके से हम अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की। तो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, दो इसके मेन टाइप्स हैं। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ग्रेटर मूवमेंट रेंज विद एक्सटर्नल हेल्प। हम अगर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए या फिर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की मदद लेते हैं, यानी कि अगर मैंने अपना पैर उठाया अपने लेग्स को, अपनी हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करने के लिए, और अगर मैंने इस दीवार का भी यूज किया, तो ये भी एक तरह का एक्सटर्नल हेल्प हो जाएगी जो कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में काउंट होगी। आपने देखा होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी करते टाइम कोई पार्टनर्स आपके साथ होते हैं जो कि आपके पैर को और स्ट्रेच करेंगे। जितना आप बोलोगे या होल्ड करने को बोलोगे तो वो होल्ड करते हैं। तो ये क्या है? ये सब एक एक्सटर्नल हेल्प होती है जो कि आपकी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट होती है। एग्जाम्पल, यूजिंग एक्सरसाइज साइकिल टू इंप्रूव लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। तो साइकिल का किसी इक्विपमेंट का यूज हो गया, किसी मशीन का यूज हो गया, किसी वॉल का यूज हो गया, किसी पार्टनर का यूज हो गया, ये सब हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट होता है। ठीक है, सेकंड है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर मूवमेंट रेंज विद मस्कुलर एफर्ट, नो एक्सटर्नल हेल्प। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल हेल्प आपकी नहीं होती है। यहां पे आप अपनी ही जितनी भी आपकी कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से आप अपना जो एफर्ट होता है वो लगाते हो। एग्जांपल्स क्या हो गया? स्ट्रेचिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, रनिंग हो गया। अलग अलग तरीके यहाँ पे ट्रेनिंग हो सकती है, जैसे कि आपकी ये है। ठीक है, ये आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने ही एफर्ट से जितना भी फ्लेक्सिबिलिटी अपना या फ्लेक्सिबल अपना शो कर पा रहे हो उतना मोशन आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी भी दो है, एक स्टैटिक है और एक डायनेमिक है। हमने स्टैटिक और डायनेमिक पहले पढ़ा था। स्टैटिक का क्या मतलब हो गया? नीडेड व्हेन इन स्टैटिक पोजीशन, डाइविंग या सिटिंग। जब हम एक नॉर्मल पोजीशन में हुए हैं और कोई मोशन नहीं कर रहे हैं या फिर कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी में आएगा। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड ड्यूरिंग मोशन, वॉकिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं उसके दौरान हमें जो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होगा वो हमारा डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आएगा। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का हो गया कि हम एक ही जगह पे रुके हुए हैं और किसी तरह का मोशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो पहला आप इसको बोल सकते हो कि एक्टिव में, और एक्टिव में भी है, स्टैटिक में आ गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही जगह पे रुके हुए हैं और कोई भी दूसरी एक्सटर्नल हेल्प हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलो ये देखो ये इमेज है, ये पैसिव हो गया जहाँ पे आपके एक पार्टनर की हेल्प ले रहे हो। देखो ये पार्टनर है, ठीक है, जिनकी हेल्प ली जा रही है इस मूवमेंट को या फिर इस मोशन को करने के लिए। और ये एक्टिव हो गया जहां पे किसी भी पार्टनर की मदद नहीं ली जा रही। ठीक है, और अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं जिसको आप कमेंट में आंसर करना कि इन दोनों में किस में रेंज ऑफ मोशन ज्यादा होगा, नंबर 1 वाले में जब आप पार्टनर की मदद ले रहे हो या नंबर 2 वाले में जब आप एक्टिव तरीके से कर रहे हो यानी कि पार्टनर उसमें नहीं है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सोचना और फिर उसको आंसर करना। चलो ट्रेनिंग मेथड्स देख लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहला है आपका डायनेमिक स्ट्रेचिंग। क्या होता है? स्ट्रेचिंग दैट इन्वॉल्व्स पुटिंग मस्कुलर एफर्ट अलोंग विद मूवमेंट एट द सेम टाइम। जब हम मूवमेंट भी कर रहे हैं और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी के एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, मस्कुलर एफर्ट लगा रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेचिंग के अंदर आएगा। एग्जाम्पल, वॉकिंग लंजेस, किकिंग एक्शन, मूविंग द आर्म इन सर्कुलर मोशन। तो जब बेसिकली हम
स्ट्रेच उस टाइम पे कर रहे हैं जब हम मस्कुलर एफर्ट के साथ साथ मूवमेंट भी कर रहे हैं, तो वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेचिंग के अंदर आता है। प्रॉपर वार्म अप इसके लिए चाहिए, वरना इंजरी हो सकती है। स्पीड, मस्कुलर एफर्ट, मूवमेंट और रिदम, ये सारी चीजें इसमें हेल्प करती हैं। ये देखो डायनेमिक स्ट्रेचिंग, ठीक है, जहां पे बेसिकली आप मूवमेंट करो। वॉकिंग लंजेस आप लोग ने किए होंगे, जब हम अपने एक पैर को आगे बढ़ाते हैं, नी से एक्सटेंड करते हैं, और कभी कभी हम उसको वेट के साथ करते हैं, वेट ट्रेनिंग, तो वेट हटा दो, सिर्फ फोकस हमारा फ्लेक्सिबिलिटी के अगर ऊपर है कि हम कितना ज्यादा स्ट्रेच कर पा रहे हैं और एक एक पैर को धीरे धीरे आगे मूव कर रहे हैं, तो वो हमारा डायनेमिक स्ट्रेचिंग के अंदर आएगा कि विद मूवमेंट हम स्ट्रेचिंग वहां पे कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग। ये क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव, तो बस वही चीज है। मसल्स आर स्ट्रेच्ड विदाउट मूविंग द लिम्स, कोई लिम्स का, हाथ पैर का मूवमेंट नहीं है, और एक नॉर्मल पोजीशन में हम रोक के उसको रखते हैं 20 से 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। एग्जांपल, स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड होल्डिंग द अदर लेग डायरेक्टली इन फ्रंट। एक पैर पे खड़े हो जाना और एक पैर को एक हाथ से पकड़ के रखने की कोशिश करना। कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 स्ट्रेचेस पर मसल ग्रुप, 30 सेकंड्स ईच। तो हर मसल ग्रुप पे 1 से 2 बार उसको हम परफॉर्म करेंगे, 30 सेकंड ईच। एक्ट्स एज अ वार्म अप एक्सरसाइज ऑल्सो, और इसको हम वार्म अप के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगता है। सेकंड है हमारा स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग। ये था एक्टिव स्ट्रेचिंग, ये है स्टैटिक पैसिव स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स विदाउट मूविंग लिम्स, इसमें भी क्योंकि हम स्टैटिक हैं तो कोई भी मूवमेंट यहाँ पे लिम्स का नहीं हो रहा है, हम एक ही जगह पे रुके हुए हैं। बस फर्क क्या है कि ये पैसिव स्ट्रेचिंग है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का हम इसमें हेल्प लेना शुरू कर देंगे, जैसे कि हैंड्स, असिस्टेंस, या फिर किसी इक्विपमेंट की मदद से हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंगिंग लेग अप एंड होल्डिंग इट विद द हैंड। तो हम एक पैर को उठा रहे हैं और उसको एक हाथ से किसी पार्टनर की मदद से उसको स्ट्रेच किया जा रहा है। अ वार्म अप एक्सरसाइज एंड अ फॉर्म ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो ये वार्म अप एक्सरसाइज भी हो सकती है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हो सकती है। आइसोमेट्रिक आपको याद होगा, हमने स्ट्रेंथ में पढ़ा था, जहां आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और मेट्रिक का क्या मतलब था, लेंथ, है ना। तो जब सेम लेंथ होती है किसी भी एक्सरसाइज में तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ है बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, यूजेस मोमेंटम ऑफ बॉडी, मूविंग बॉडी और लिम्ब टू फोर्स इट बियॉन्ड नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, डन बाय बाउंसिंग इनटू स्ट्रेच पोजीशन, मसल्स एक्ट एज अ स्प्रिंग। देखो ये क्या होती है, ये आपने देखा होगा, जनरली जिम्नास्ट को देखा होगा, या फिर इंडिया में आपने इतनी मूवीज में नहीं देखा होगा, बट यूएस की कभी कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि जो फीमेल्स जनरली देखा होगा, फीमेल एथलीट्स को, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करते हैं, जंपिंग करते रहते हैं और बड़े खतरनाक से मूवमेंट करते रहते हैं, स्प्लिट्स करते रहते हैं, है ना, जंप करके स्प्लिट कर देंगे पैर को। तो ये जो तरीका होता है इसको बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है, इसीलिए आपके टाइम में इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें एफर्ट और स्ट्रेचिंग इतनी हाई लेवल की हो जाती है जब आप एक मोमेंटम में आ जाते हो कि उससे इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना। कैन बी परफॉर्म रिदमिकली विद अ काउंट, स्ट्रेच, मैक्सिमम लिमिट, फ्लेक्स। एक काउंट्स के साथ आप इसको कर सकते हो, जैसे 1 2 3, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैं करके तो नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे फालतू में हंसोगे तुम लोग। मे लीड टू इंजरी इफ नॉट वार्म्ड अप, तो इससे इंजरी हो सकती है। शुड स्टार्ट विद स्लो स्विंगिंग एंड देन फास्ट स्विंगिंग एक्सरसाइजेस। तो पहले धीरे धीरे स्विंग करो, उसके बाद फिर आप तेज तेज स्विंग करने लगो, लेकिन अब इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है। फिफ्थ पढ़ लेते हैं, और जो सबसे ज्यादा यूज और सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक है जिसको बोला जाता है PNF स्ट्रेचिंग, जिसकी फुल फॉर्म है प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, या फिर PNF टेक्निक आप इसको बोल सकते हो। ये एक एडवांस टेक्निक होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रेचिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स डन विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर। देखो PNF स्ट्रेचिंग जो होती है, इसमें हम लोग स्ट्रेचिंग के साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन पे भी ध्यान देते हैं। अब अगर हम कॉन्ट्रैक्शन पे भी ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, जनरली लेग्स के साथ इसको एक्सरसाइज को ज्यादा किया जाता है, बट मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूं, मानो ये मेरा हाथ है, ठीक है। अभी अगर मैं इसको ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये मैं नॉर्मली स्ट्रेचिंग कर रहा हूं, ठीक है। मैंने ऐसे स्ट्रेच कर लिया, ऐसे स्ट्रेच कर लिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके स्ट्रेच कर लिया, तो ये क्या नॉर्मल स्ट्रेचिंग है। लेकिन अगर इसी स्ट्रेचिंग में मैं यहाँ ला के इसको ऐसे टाइट कर दूं, तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, जिसमें मेरी स्पीड, जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है थोड़ी थोड़ी, वो भी डेवलप हो रही है। तो ये एक PNF मेथड हो सकता है, जहां पे मैं अपनी मसल्स को स्ट्रेच तो कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैंने इसको एकदम टाइट करके रखा है, एकदम कॉन्ट्रैक्ट कर दिया इसमें मसल्स को। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरे में थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी डेवलप साथ ही साथ हो रही है, और यही कहलाता है आपका PNF मेथड, ठीक है।
प्रोसीजर देखो क्या है, मसल ग्रुप टू बी स्ट्रेच इज पोजीशन एंड स्ट्रेच, तो जो भी आपको मसल को स्ट्रेच करना है उसको आप पोजीशन करो, स्ट्रेच करो। एथलीट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्ट्रेच मसल ग्रुप फॉर 8 to 10 सेकेंड्स व्हाइल पार्टनर अप्लाइज फोर्स। तो देखो क्या इसमें कंडीशन हो सकती है, अगर मैं चलो एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, होपफुली सही बन जाए। मानो ये एक एथलीट लेटा हुआ है, ठीक है, ये इसका पैर है और ये इसका दूसरा पैर यहाँ नीचे रखा हुआ है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है और ये इसका अजीब सा सर है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो यहाँ पे इसको होल्ड करके रखेगा और वो इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स करेगा। आप क्या करोगे, आप अपनी पूरी मसल्स को, जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इनको टाइट करके नीचे की तरफ फोर्स करने की कोशिश करोगे विद कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या हो रहा है, ये स्ट्रेच भी हो रही है और साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी हो रही है जब आपका पार्टनर भी इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो सारी चीजें एक साथ इसमें हो रही है। रेजिस्टेंस कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाई वॉल और heavy equipment, तो रेजिस्टेंस कैसा भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टेड मसल ग्रुप इज देन रिलैक्स्ड एंड लाइट स्ट्रेच अप्लाइड फॉर 20 to 30 सेकंड्स। फिर एक बार जब आपने इसको स्ट्रेच कर लिया और इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फिर आप इसको रिलैक्स भी करोगे। मसल ग्रुप अलाउड 30 सेकंड रिकवरी, और हर मसल ग्रुप में आपको 30 सेकंड की रिकवरी यहाँ पे देनी होती है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम पीएनएफ का थोड़ा गड़बड़ है तो इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा हूँ, बाकी जो मैंने ऊपर बनाया आप इससे थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पे एक पार्टनर हो जाएगा जो कि आपको इसको होल्ड करेगा अपोजिट डायरेक्शन में और आप इसको नीचे के डायरेक्शन में फोर्स करोगे जिससे आपका कॉन्ट्रैक्शन इसमें होगा, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं, विच स्ट्रेचिंग मेथड इन्वॉल्व्स होल्डिंग अ लिम्ब इन अ स्ट्रेच पोजीशन विदाउट असिस्टेंस। तो विदाउट असिस्टेंस है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूजुअली फॉर 20 to 30 सेकंड्स। तो इसमें देखो आपका पीएनएफ में तो पार्टनर होता था, अभी हमने रिसेंटली देखा कि हम किसी एक्सटर्नल हेल्प का यूज करते हैं तो ये नहीं होगा। बैलिस्टिक में हमने देखा था कि हम स्विंगिंग मूवमेंट्स करते हैं तो ये तो नहीं होगा। डायनेमिक स्ट्रेचिंग और स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग, तो देखो इसमें क्या है, मेथड्स इन्वॉल्व होल्डिंग अ लिम्ब इन अ स्ट्रेच पोजीशन। तो हमने क्या देखा था, स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेचिंग थी जहां पे हम किसी की मदद ले रहे थे, और स्टैटिक यानी कि वो रुकी हुई थी। तो एक्टिव क्या हो गया, विदाउट रेजिस्टेंस, और स्टैटिक यानी कि होल्डिंग अ लिम्ब। तो बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो। हम आते हैं फटाफट अपनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पे। चलो अब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होता है एक बार मैं देख लूं, प्रॉपर रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज रिप्लेस द टर्म एजिलिटी विच लैक्ड क्लैरिटी। तो ये जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी आपका टर्म है इसको एजिलिटी के साथ रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि एजिलिटी में कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही थी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी नाम रखने पे और फिर इसके अलग अलग फंक्शंस देखने पे ये थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी इसमें आई। क्या हुआ अब देखते हैं। एबिलिटी टू परफॉर्म स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब हो गया, आपने कोऑर्डिनेशन टर्म जरूर सुना होगा जहां पे हम एक से ज्यादा या फिर दो से ज्यादा अलग अलग चीजों को एक साथ यूज कर पाते हैं। इस केस में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज में क्या है कि हम दो या दो से ज्यादा बॉडी पार्ट्स को एक साथ जब यूज कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को करने में और एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, वो हमारी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कहलाएगी। और ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे सीएनएस पे डिपेंड करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कि कितने तेज आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, कितनी तेज आपके लिम्स मूव कर पा रहे हैं, कितनी तेज बॉडी आपकी रिएक्ट कर पा रही है। ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के अंदर काउंट होती है। कैसे, अगर मैं इसको उठाऊं तो अगर मैंने इसको ऐसे ऊपर उड़ाया तो कितनी जल्दी मैं इसको देख के कैच कर पा रहा हूं, कितने तेज मेरे रिफ्लेक्सेस हैं, मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, ये सारी चीजें हमारे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी के अंदर आती है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, रिक्वायर्स इंटीग्रेशन बिटवीन सेंसेस एंड मसल्स। हमारे जितने सेंस हैं, आंखों से देखना, सुनना, और हमारे जो मसल्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर इंटीग्रेशन, एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप कोऑर्डिनेट कर पाओगे। एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सो दे वर्क टुगेदर, अलग अलग बॉडी पार्ट साथ में काम कर पाए। एसेंशियल इन स्पोर्ट्स फॉर एक्यूरेसी, बैलेंस, रिदम, चेंज ऑफ मूवमेंट, ग्रेसफुल एक्शन। तो इन सारी चीजों के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। एग्जांपल देखते हैं, हॉकी, कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड्स, आईज एंड स्टिक प्लस न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन टू कनेक्ट विद द बॉल। अब आपने फील्ड हॉकी में देखा होगा कि कैसे एक एथलीट, जो उनकी स्टिक होती है, इस स्टिक पे बॉल को लगा के चलते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बॉल को देखते रहते हैं, उनकी नजर रहती है अपोनेंट्स पे या फिर उनकी नजर रहती है गोल पोस्ट पे। साथ ही में उनके लेग्स के मूवमेंट, उनका आई का मूवमेंट, उनका बॉल कंट्रोल, उनका स्टिक पे कंट्रोल, प्लस कहाँ पास करना है, ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, जब वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज उनकी अच्छे से काम करती हैं। तो ठीक है, चलो ये देख सकते हो, ये आपका आई लेग का एक कोऑर्डिनेशन हो गया। फुटबॉल की ड्रिल हो गई जहां पे आप लेग से बॉल को कंट्रोल कर रहे हो और आई से आप अपना एनवायरनमेंट देख रहे हो, और ऑब्स्टिकल्स को भी, जैसे यहाँ पे कोन लगे हुए हैं, उसको भी आप टैकल कर रहे हो, ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज देखते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है।
कोशिश करता हूं मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं। सबसे पहला है डिफरेंशिएशन एबिलिटी। ये क्या है? फाइन ट्यूनिंग ऑफ मूवमेंट्स एंड बॉडी पार्ट कंट्रोल। जब अलग अलग बॉडी पार्ट्स को हम कंट्रोल करके किसी भी मूवमेंट को कर पा रहे हैं, या बॉडी पार्ट्स की मदद से किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को अच्छे से कर पा रहे हैं, तो वो आपका डिफरेंशिएशन एबिलिटी में आएगा। एग्जाम्पल, हाईली स्किलफुल हैंड, फीट, हेड मूवमेंट्स। तो हम किसी भी मूवमेंट को बड़ी अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं और समझ के कर पा रहे हैं कि किसको कब यूज करना है, किस पार्ट को कब यूज करना है, तो वो डिफरेंशिएशन एबिलिटी में आपका आएगा। सेकंड है आपका ओरिएंटेशन एबिलिटी। ये क्या होता है? एबिलिटी टू डिटरमाइन एंड चेंज ऑफ पोजीशन मूवमेंट ऑफ बॉडी इन वेरियस सिचुएशंस। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये छोटी सी जगह यहाँ पे है, इसी में आपको अपने सारे मूवमेंट्स करने हैं, तो मुझे इस चीज का आइडिया लगना कि इतनी दूर मेरे टेबल है, इतनी दूर पे मेरा बेड है, इतनी दूर में वॉल्स हैं, इतना दूर मेरे कैमरा है, तो मुझे कितना हैंड मूवमेंट करना है, कितना तेज करना है, कितना जल्दी करना है, कितना नहीं करना है, ये सारी चीजों का जब मुझे आइडिया रहता है अपनी सराउंडिंग का, तो वो ओरिएंटेशन एबिलिटी में आती है कि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से अपने सराउंडिंग के हिसाब से यूज कर पा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या है? ओरिएंटेशन एबिलिटी, इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल इन जिम्नास्टिक्स एंड हैंड एंड आई मूवमेंट इज की फॉर ओरिएंटेशन। अब जिम्नास्टिक्स में आपको पता है एक प्रॉपर एरिया होता है, उसके अंदर ही आपको अपने सारे मूव्स करने हैं, तो आपको उन जगह का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कपलिंग एबिलिटी। बहुत सिंपल है, कपल वर्ड समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जब हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा कपलिंग एबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, फिर है रिएक्शन एबिलिटी। ये भी बहुत सिंपल सा हो गया। रिएक्शन का मतलब आपको पता है, रिएक्टिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल या फिर स्टिमुलस, हमने देखा था। सिंपल और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हमने देखा था। सिंपल रिएक्शन जब हमें पता हो कि रिएक्शन क्या होने वाला है, जैसे कि एथलेटिक्स में गन शॉट जो होता है, ऑन योर मार्क सेट, हमें पता है कि गो की कमांड आनी है, तो वो सिंपल रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जब हमें नहीं पता होता, जैसे लॉन टेनिस में किसी ने सर्विस करी, तो वो सर्विस कहीं भी कर सकता है, तो वो स्टिमुलस कहीं भी जा सकता है, तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, फिर है बैलेंस एबिलिटी। बहुत सिंपल, नाम से समझ में आ जाएगा। मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इन स्टैटिक एंड डायनेमिक कंडीशन। जब हम अपने बैलेंस को या फिर इक्विलिब्रियम को बना के रख पाते हैं, तो वो बैलेंस एबिलिटी कहलाएगा। रिगेनिंग बैलेंस क्विकली आफ्टर डिस्टर्बेंस। जैसी हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, उसके बाद हम नॉर्मल कंडीशन में वापस खड़े हो जाएं या स्टेबल पोजिशन में आ जाए, वो भी हमारी बैलेंस एबिलिटी होती है। मोस्ट स्पोर्ट्स एंड गेम्स रिक्वायर दिस। जैसे कि कबड्डी में आपने देखा होगा, आप रोल करने के बाद तुरंत खड़े होते हो, या फिर आप टच करने के बाद वापस स्टैटिक नॉर्मल कंडीशन में आते हो। क्रिकेट में आपने देखा होगा, कैच करने के बाद, रोल करने के बाद प्लेयर नॉर्मल वापस अपने इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तो ये क्या है? ये हमारी बैलेंस एबिलिटी है। ठीक है, रैकेट गेम में कोई शॉट खेलने के बाद वापस आपको नॉर्मल पोजीशन में आना है, ताकि आप अगली बॉल के लिए रेडी हो पाओ, तो ये सब बैलेंस एबिलिटी के अंदर हमारा काउंट होगा। फिर है रिदम एबिलिटी। परफॉर्मिंग मूवमेंट्स इन अ गिवन रिदम। किसी भी मूवमेंट को आप एक रिदम में परफॉर्म कर पा रहे हो, जो कि जनरली इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्रैक वाले एथलीट्स को, जो क्रॉस कंट्री भागते हैं या 10,000 मीटर भागते हैं, उनको क्या है? एक रिदम में ही भागते रहना है, तो ये क्या है? उनकी रिदम एबिलिटी है कि वो किसी भी बॉडी मूवमेंट को एक सिंक्रोनाइज तरीके से यूज कर पा रहे हैं। और सेवेंथ है एडेप्टेशन एबिलिटी। आप कितनी जल्दी अडेप्ट होते हो नई सिचुएशन से, वो आपकी कहलाती है एडेप्टेशन एबिलिटी। एडजस्टिंग और कंप्लीटली चेंजिंग मूवमेंट एज पर सिचुएशन डिपेंड्स ऑन स्पीड एंड accuracy of adjustment, mastery of skills improve this ability। कितनी नई नई चीजें आपको किसी एक इवेंट में या फिर किसी एक कंपटीशन के दौरान देखने को मिलती है, और आप कितनी जल्दी उससे एडजस्ट हो जाते हो, वही आपकी एडेप्टेशन एबिलिटी कहलाएगी। जैसे कि लॉन टेनिस में या बैडमिंटन में रैली चल रही है, सामने वाला ओपोनेंट बहुत तेज तेज आपको मार मार के दौड़ा रहा है, लेकिन आप दौड़ दौड़ के रिटर्न कर पा रहे हो, तो वो क्या है? एडेप्टेशन एबिलिटी है कि आप कितनी जल्दी उसको अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है, चलो हिंदी में भी रीड कर लेना। कुछ मेथड्स देख लेते हैं, बड़ा आराम से फटाफट मेथड्स देखते हैं। एक है बॉल और बैलून टॉस। तो नॉर्मल बॉल को टॉस करना, कोई टेनिस की बॉल आपको फेंक रहा है तो उसको जज करना, उसको रिटर्न करना, तो ये क्या है? हमारा बॉल और बैलून टॉस में आ जाएगा। जंप रोप आपने देखा होगा, जो हम स्किपिंग रोप या जंप रोप्स करते हैं, तो उसमें हमारा आई का कोऑर्डिनेशन, हैंड्स का कोऑर्डिनेशन, लेग्स का कोऑर्डिनेशन सब काम करता है, रिदम भी काम कर रहा है ना, ये सारी चीजें भी हमारे जंप रोप के अंदर आ जाएगी। फिर बैलेंस एक्सरसाइजेस कोऑर्डिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्टैंड ऑन बोथ फीट, लिफ्ट वन लेग एट 90 डिग्री, कंट्रोल इससे बढ़ेगा, बैलेंस बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ता है। लंबा बैलेंस आपका बेटर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, तो बैलेंस की भी बहुत सारी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। टारगेट एक्सरसाइजेस कर सकते हो। हैंड आई कोऑर्डिनेशन ड्रिल कर सकते हो कि आपको कोई बॉल फेंके, आप बॉल को कैच करते रहो, कोई फेंके हाई कैच फेंके, शॉर्ट कैच फेंके, तो आप इसको हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आप इसको यूज कर सकते हो। पहले स्टार्ट, जैसे आप प्रोग्रेस इसमें कैसे कर सकते हो कि पहले जो भी आपको बॉल थ्रो कर रहा है, फेंक रहा है, पहले आप उसके पास खड़े हो, फिर धीरे धीरे अपना डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दो, जिससे आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होगा। ठीक है, फिर जगलिंग एंड ड्रिबलिंग कर सकते हो।
बॉल से ड्रिबलिंग कर सकते हो। पहले आप बास्केटबॉल में देखो, पहले आप एक बॉल से स्टार्ट करते हो, फिर आप दोनों बॉल से ड्रिबल करते हो, तो ये क्या कर रहे हो, ये आप अपना कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी को बेटर कर रहे हो। या फिर जगलिंग, 3 बॉल ले लो, उनको जगल करना शुरू करो, फिर 3 के बाद आप 4 बॉल्स को ले लो, उनको जगल करो, तो ये क्या है, हमारी कोऑर्डिनेशन को ये बढ़ाता है। ठीक है, हमारे स्पीड को बढ़ाएगा, हमारे कैलकुलेशन को अच्छा करेगा, हमारे एंगल्स को बढ़िया करता है। ये सारी चीज़ें आपकी इसकी मदद से होती हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। विच एक्सरसाइज इंप्रूव्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन बाय कैचिंग एंड बम्पिंग अ बैलून और बॉल बैक एंड फोर्थ? तो ये तो सिंपल सा हो गया, बॉल और बैलून टॉस, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये वाला आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।